नमस्ते। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि आखिर हम जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं या बर्ताव करते हैं, वैसा क्यों करते हैं? तो चलिए आज मनोविज्ञान के इसी नक्शे में थोड़ा गहरा उतरते हैं और उन खोजकर्ताओं से मिलते हैं जिन्होंने इन सवालों के जवाब ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि इस जटिल सी दिमागी दुनिया का नक्शा बनाने वाले पहले लोग, वो पहले आर्किटेक्ट्स आखिर थे कौन? आइए इस सफर में सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं जिन्होंने हमारे मन को समझने की पहली ईंट रखी। ये रहा हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। हम मनोविज्ञान के संस्थापकों से शुरू करेंगे, फिर बात होगी अलग अलग विचारधाराओं की, और फिर हम देखेंगे कि बुद्धि, सीखने और व्यक्तित्व को कैसे समझा गया। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात उन लोगों की जिन्होंने इस पूरे खेल की शुरुआत की। वो लोग जिन्होंने मनोविज्ञान को एक फॉर्मल डिसिप्लिन, मतलब एक व्यवस्थित विषय के तौर पर स्थापित किया। कह सकते हैं कि इन्होंने ही मानव मन को स्टडी करने के लिए पूरा स्टेज तैयार किया। अच्छा, तो इस टेबल पर जरा नजर डालते हैं। देखिए, विलियम जेम्स को अक्सर फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन असली गेम चेंजर थे विल्हेम वुंड। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1879 में दुनिया की पहली साइकोलॉजी लैब खोली और इसे एक असली विज्ञान का दर्जा दिलाया। इसीलिए उन्हें आधुनिक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। और फिर देखिए, थॉर्नडाइक और एबिंगहाउस जैसे लोग भी थे जिन्होंने खासतौर पर पढ़ाई लिखाई और सीखने की प्रक्रिया को समझने की नींव रखी। अब उन लोगों से आगे बढ़कर हम उन बड़े विचारों, उन बड़ी विचारधाराओं की तरफ चलते हैं जिन्होंने इस फील्ड को असली आकार दिया। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे मन के नक्शे पर ये अलग-अलग महाद्वीप हों। हर महाद्वीप का अपना अलग नज़ारा, अपने अलग नियम। ये टाइमलाइन तो वाकई कमाल की है। जरा सोचिए, सिर्फ 30 से 35 साल के छोटे से अरसे में मनोविज्ञान के अंदर कितनी बड़ी-बड़ी क्रांतियां हो गई। ऐसा लगा जैसे ही मन को वैज्ञानिक तरीके से समझने का दरवाजा खुला, विचारों का एक धमाका सा हो गया। हर कोई इसे अपने अपने चश्मे से देखने की कोशिश करने लगा। तो सबसे पहले आया संरचनावाद। इसे आप मन का केमिस्ट्री बनाने की पहली कोशिश कह सकते हैं। वुंड और उनके साथियों का मानना था कि अगर हम अपनी चेतना को, अपने अनुभवों को छोटे छोटे, बिल्कुल बेसिक टुकड़ों में तोड़ सके, तो हम ये समझ जाएंगे कि बड़े और जटिल अनुभव आखिर बनते कैसे हैं। और फिर एंट्री होती है सिगमंड फ्रॉइड की, और उन्होंने आकर मानो पूरा खेल ही पलट दिया। उनका कहना था, भाई हम सिर्फ वो नहीं हैं जो हम ऊपर ऊपर से दिखते हैं या सोचते हैं। हमारे व्यवहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हमारे अचेतन मन से कंट्रोल होता है। मतलब हमारी वो छिपी हुई इच्छाएं, डर और यादें जिन्हें हम खुद भी नहीं जानते। ये उस जमाने के हिसाब से एक जबरदस्त क्रांतिकारी आइडिया था। व्यवहारवाद ने तो एक बिल्कुल ही अलग रास्ता पकड़ लिया। इसके मानने वालों ने कहा, देखो, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसे छोड़ो, हम उसे देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते। उन्होंने मन को एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखा। उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर था कि बाहरी माहौल का हम पर क्या असर होता है और बदले में हम क्या रिएक्शन देते हैं, बस इतना ही। और ठीक इसी दौर में गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स ने कहा, अरे एक मिनट रुकिए। उनका मेन आइडिया ये था कि हमारा दिमाग चीज़ों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर के रूप में देखता है। मतलब अनुभव का जो पूरा मजा है वो उसके अलग अलग हिस्सों को जोड़ने से कहीं ज्यादा होता है। जैसे जब कोई गाना सुनते हैं तो अलग अलग सुर नहीं सुनाई देते, बल्कि पूरी की पूरी धुन महसूस होती है ना? चलिए अब नक्शे के एक और पेचीदा इलाके की तरफ बढ़ते हैं, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, और देखते हैं कि अलग अलग खोजकर्ताओं ने इसे नापने की, इसका नक्शा बनाने की कोशिश कैसे की। आखिर ये स्मार्ट होने का मतलब क्या है? यहाँ इंटेलिजेंस को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है स्पीयरमैन, जिनका मानना था कि हम सब में एक जनरल इंटेलिजेंस होती है, जिसे उन्होंने जी फैक्टर कहा, और यही हर काम में हमारी मदद करती है। और दूसरी तरफ है गिलफर्ड, जिन्होंने एक इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाया जिसमें 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की मानसिक काबिलियतें थीं। सोचिए, ये दिखाता है कि स्मार्ट होने की एक परिभाषा बनाना कितना मुश्किल है। फिर आरबी कैटल का आइडिया आया, जो बहुत ही प्रैक्टिकल और दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस असल में दो तरह की होती है। पहली फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी तरल बुद्धि, ये हमारी वो क्षमता है जिससे हम नई नई प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। और दूसरी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी जमा हुआ ज्ञान, ये वो सारी जानकारी और स्किल्स हैं जो हमने अपनी जिंदगी में सीखी हैं।
तो एक तरह से एक है दिमागी फुर्ती और दूसरा है ज्ञान का खजाना। तो मुद्दा ये है कि ये सारे अलग अलग सिद्धांत हमें यही दिखाते हैं कि इंटेलिजेंस का नक्शा बनाना कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसी बहस है जिसका कोई एक फाइनल जवाब नहीं मिला है। और सच तो ये है कि ये बहस आज भी चल रही है। चलिए अब बात करते हैं सीखने की, यानी लर्निंग की। हम कोई भी नई चीज़ सीखते कैसे हैं? ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं जो आज भी हमारी एजुकेशन से लेकर थेरेपी तक हर चीज़ पर गहरा असर डालते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम आते ही इवान पावलोव और उनके कुत्तों का मशहूर एक्सपेरिमेंट याद आता है। उन्होंने क्या देखा कि कुत्ते सिर्फ खाना देकर ही लार नहीं टपकाते, बल्कि खाना लाने वाले की घंटी की आवाज सुनकर भी ऐसा करने लगते हैं। यहीं से ये सिद्धांत निकला कि हमारा दिमाग कैसे दो बिल्कुल अलग अलग चीजों के बीच एक कनेक्शन बनाना सीख लेता है। इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। अब बीएफ स्किनर ने सीखने को एक दूसरे एंगल से देखा। उनका कहना था कि हम सिर्फ चीजों को जोड़ने से नहीं सीखते, बल्कि अपने काम के नतीजों से सीखते हैं। मतलब अगर किसी काम को करने पर इनाम मिलता है तो हम उसे बार बार करते हैं, और अगर सजा मिलती है तो उस काम से बचते हैं। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। फिर आए एल्बर्ट बंडूरा और उन्होंने इस कहानी में एक और जरूरी मोड़ जोड़ा। उन्होंने दिखाया कि हम सिर्फ इनाम और सजा से ही नहीं सीखते, हम दूसरों को देखकर उनकी नकल करके भी सीखते हैं। जरा सोचिए, छोटे बच्चे बोलना या चलना कैसे सीखते हैं? नकल करके ही तो। ये सिद्धांत बताता है कि हमारे आसपास के लोग, हमारा समाज हम पर कितना गहरा असर डालता है। अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट्स ने पर्सनैलिटी को, यानी लोगों के बीच के फर्क को समझने की कोशिश कैसे की और इन सभी थ्योरीज को असल दुनिया में कैसे लागू किया। अब्राहम मैस्लो का ये हायरार्की ऑफ नीड्स का पिरामिड बहुत मशहूर है। ये दिखाता है कि हमारी ज़रूरतें सीढ़ियों की तरह होती हैं। उनका मानना था कि जब तक हमारी सबसे बेसिक ज़रूरतें जैसे कि खाना, पानी, सुरक्षा ये पूरी नहीं होती, तब तक हम प्यार, सम्मान या अपनी काबिलियत को निखारने जैसी ऊंची चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये एक तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक खाका है। और हाँ, पर्सनालिटी जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को नापने के लिए साइकोलॉजिस्ट्स ने कई बड़े दिलचस्प तरीके भी इजाद किए। ये कोई सीधे सपाट सवाल जवाब वाले टेस्ट नहीं है। जैसे रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट में स्याही के धब्बों को दिखाकर पूछा जाता है कि इसमें क्या नजर आ रहा है, या टीएटी में कोई तस्वीर दिखाकर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। इन सब का मकसद हमारे मन की उन गहरी परतों को समझना है, उन विचारों और भावनाओं को जानना है जिन्हें हम शायद सीधे सीधे कभी बयान नहीं कर पाते। तो मनोविज्ञान के इस पूरे नक्शे का सफर करने के बाद एक सवाल तो बनता है, दुनिया को देखने का कौन सा लेंस, कौन सा नजरिया सबसे ज्यादा अपील करता है? क्या फ्रॉइड की तरह लगता है कि हमारी छिपी हुई इच्छाएं ही हमें चला रही हैं, या स्किनर की तरह कि हम सब बस इनाम और सजा के खेल का हिस्सा हैं, या फिर गेस्टॉल्ट की तरह कि असलियत को समझने के लिए पूरी तस्वीर देखना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।